प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 4, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी प्यारे बच्चों, तो पहला सवाल ये किया जा रहा है कि एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, इंडिकेट एन एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट है, यानी हवा में पाया जाने वाला एक फुजला है जिससे हमारी फ़िज़ा को, हमारी हवा को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऑक्सीजन गैस तो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ है। नाइट्रोजन भी 78% हवा में होती है, तो इसका भी कोई इतना सच मसला नहीं है। पानी भी डेफिनेटली हवा में बादल बनाते हैं, तो ये भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स जो है हवा में ज़्यादा अगर हो जाए, इसकी वजह से मिकदार 0.034% है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाती है तो समझ लें कि हवा में ये हमारी हवा को गर्म कर सकती है, यानी हमारे फिर जो इर्द गिर्द के कह लें कि आप पहाड़ हैं, उनकी जो बर्फ़ है वो पिघल सकती है। तो ये बेसिकली कहलाती है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस वो गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हवा को गर्म कर सकती है। तो इसलिए ये पोल्यूटेंट के तौर पे गिनी जा सकती है। अगर इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, मतलब जितनी नॉर्मल मिकदार है अगर वो रहे, तो आप इसको ग्रीन हाउस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इसको ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। तो लिहाजा ये एयर पोल्यूटेंट रहेगी। तो लिहाजा डी इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डी पे जो है आप टिक लगा लें। जी तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल ये किया जा रहा है कि द गैस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ऐसी गैस जो कि रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो है वो रोक सके, कमिंग फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से आ रही हैं। यानी ऐसी शुआएँ जो कि सूरज से आ रही हैं, उनको सन क्या करेगा? उनको रोक लेगा। उनको जो गैस है जो रोक लेगी। तो वो कौन सी गैस है जो अल्ट्रा वायलेट शुआओं को रोकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सी शुआओं को एब्जॉर्ब करती है और रोकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी गैस है ये हमारे माहौल के लिए। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, आपको बता रहा था कि ये इन्वायरमेंटली डेंजरस हो जाएगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में बहुत कलील मिकदार में है और ना ही ये कोई गैसों को एब्जॉर्ब करने का या रोकने का काम करती है, बल्कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये एसिड ड्रेन करती है। लिहाजा ये भी एक एयर पोल्यूटेंट है अगर ये हो जाए ज़्यादा। अमूमन पहाड़ों के फटने से ना ये गैस ज़्यादा होती है हवा में। फिर अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की, तो ये भी 78% हवा में मौजूद है। इससे भी बहुत सी शुआएं रुक जाती हैं। लेकिन अगर बात करें ओजोन की, O3, इसकी जो है एक प्रॉपर तह मौजूद है ज़मीन के इर्द गिर्द, एक प्रॉपर ब्लैंकेट की तरह एक इन्वेलप मौजूद है। तो ये गैस सही मायनों में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के रोकने का काम करती है। तो लिहाजा ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है जो कि रहनी चाहिए 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो लिहाजा इसका सही जवाब सी ही रहेगा। सी पे टिक लगा लें सब बच्चों। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलें जी, अब तो थोड़ा सा लगता है कि वो सवाल आ गया जो कि मेरी पिछली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, चलें मैं आपको बता देता हूँ। CH4 जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके ज़्यादा होने से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुका हूँ कि ये ग्रीन हाउस गैस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं। और वाटर के वेपर्स याद रखिएगा, जब भी हवा में होंगे तो ये भी ग्रीन हाउस गैस ही कहलाएंगे। लिहाजा ये तीन गैसेस को नहीं भूलना आपने, जो कि ग्रीन हाउस गैस बड़े पते की ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये IR को नहीं रोक सकती। IR क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो लिहाजा इंफ्रा रेडिएशंस को रोकने वाली ये तीन गैसेज हैं, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स। जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस को नहीं रोक सकती, इसलिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो इसको सी पे टिक लगा लें। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि द पोल्यूटेंट्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। ऐसे पोल्यूटेंट्स, ऐसे फुजला जो कि शायद ओजोन को कम कर रहे हैं, ओजोन को ख़त्म कर रही हैं। तो याद रखिएगा उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सहरे फहरिस्त हैं। ये ऐसे फुजला हैं जो आपकी
फ्रिज के अंदर से निकलते हैं, जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है उसकी जो गैस होती है वहाँ उसमें होते हैं। ये एरोसोल स्प्रे होते हैं, जो आपने कभी टक टक वाला स्प्रे किया हो किसी टेबल पर या किसी आयरन के रॉड पर, इसे एरोसोल स्प्रे कहते हैं, उसके अंदर होते हैं। या फिर आपका जो एसी है उसका जो पीछे कंप्रेसर पड़ा होता है उसके अंदर भी एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर भी गैस होती है जो कि आपके कमरे को ठंडा करती है, उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। इसके अलावा बसों में भी आपको पता है, एसी की कारों में भी सब ये सीन चल रहा होता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्यारे बच्चों हमारी ओजोन को ख़राब कर रही हैं, जो कि बड़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है, जिसकी वजह से आसमान आपको नीला नज़र आता है। याद रखिएगा, दिन में अगर आपको आसमान नीला नज़र आता है तो वो ओजोन गैस का रंग नीला है, इस वजह से आपको नीला नज़र आता है। बाकी सल्फ़र की ऑक्साइड्स आप कह लें या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स आप कह लें या फिर कार्बन की ऑक्साइड्स आप कह लें, तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फ़र है, ये कोई इतनी ख़तरनाक नहीं है ओजोन के लिए जितनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ख़तरनाक हैं। लिहाजा मैं डी को सही आंसर तस्वर करूँगा, तो डी पे सब बच्चे निशान लगा लें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि 5वां सवाल बनता है। आइडेंटिफाई द केमिकल्स विच कॉज द रेन टू बिकम एसिडिक। ऐसा केमिकल देखें जो कि आपकी बारिशों को जो है वो तेज़ाबी कर देता है। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास है जी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये जो कार्बन की ऑक्साइड्स होती हैं या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, शायद ये हैं वो केमिकल्स जो कि एसिड रेन करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, यानी कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये हैं वो जो एसिड रेन करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एंड लेड, कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लेड पीबी कहते हैं, लेड से प्लम्बम कहा जाता है, क्या ये एसिड रेन करते हैं? या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये करते हैं। तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रिक एसिड की बरसात करने में हेल्प करता है या नाइट्रस ऑक्साइड की बरसात करने में, और जो सल्फ़र है वो सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात करने में हेल्प करता है या फिर सल्फरस एसिड की बरसात करने में हेल्प करता है। तो लिहाजा ये दो तेज़ाब हैं जो एसिडिक तेज़ाब होते हैं, जो अमूमन बारिशों के थ्रू ज़मीन पर आ जाते हैं, सल्फरस एसिड वाले तेज़ाब या नाइट्रिक एसिड वाले तेज़ाब। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर तस्वुर किया जाएगा। चलते हैं जी आगे छठे सवाल की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6 के रीज़न फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ये हवा में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती चली जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? प्लांटेशन, डिफॉरेस्टेशन, यूजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरो फ्री प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। तो प्यारे बच्चों देखो, प्लांटेशन करने से तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, क्लोरोफ्लोरो फ्री प्रोडक्ट्स तो आपको पता है ओजोन के लिए अच्छी रहती हैं, उनके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम हो जाते हैं, ओजोन अच्छी रह जाती है। रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स यानी अगर आप करेंगे तो फिर भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम करेंगे, तो बी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि बी ही इसका सही आंसर है विच इज़ डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जंगल की कटौती से प्यारे बच्चों ये होता है कि जब जंगल कट जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली हवा में से कौन कैप्चर करेगा? आपको पता है पौधों की लाइफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पौधे इसको जज़ब करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से नुकसान होता है। बहरहाल चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। विच एयर पोल्यूटेंट व्हेन अटैचेज इटसेल्फ विद हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो कि हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच कर लेता है और जिससे ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में कम सप्लाई होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अमूमन जो है और ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अलावा जो तीसरी गैस है जो वो कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन, वो मैं आपको बता देता हूँ एज अ पोल्यूटेंट। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, ये नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसका पता भी नहीं लगता, और हवा में इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसकी कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। हवा में हो तो आपकी बॉडी में ये चली जाती है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो हमारे पास मरी है, मरी के पहाड़ों पे बहुत से लोग बर्फ़ीले तोदों के अंदर फंसे पड़े थे, पिछले साल की ही बात है। तो वो सारे के सारे जाँ बहक हो गए, क्योंकि गाड़ी बंद रहने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड में, और उनको ना तो टेस्ट का पता था, ना तो कलर का पता था, ना तो स्मेल आ रही थी उनको किसी किस्म की, जिसकी वजह से अंदर बैठे बैठे बेहोश हुए। और फिर चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड ख़त्म तो ना हुई, तो वो उनके ब्लड में सर्कुलेट करती रही और मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन कैप्चर करता रहा लंग्स के थ्रू, क्योंकि गाड़ी के डब्बे में तो कंटिन्यूसली बन रही थी ये, जिस वजह से उनकी वहाँ पर डेथ होगी बहुत से लोगों की, और बहुत से लोग जो जहाँ बाक हुए उस सर्दी भरी रात में।
तो लिहाजा जब भी आपको लगे कि आप आग जला रहे हैं या हीटर चला रहे हैं बंद कमरों में या बंद गाड़ी में, तो आपको थोड़ी सी खिड़की खुली रखनी चाहिए, और बंद कमरों में भी आपको ज़रा सी खिड़की खुली रखनी चाहिए कि ताकि फ्रेश एयर, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई दूसरी हवा क्रॉस हो सके। नहीं तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनो बनती है जो कि हीमोग्लोबिन ईजिली कैरी कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक इतनी जहरीली गैस होती है कि हीमोग्लोबिन को छोड़ती नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ देती है ना हीमोग्लोबिन को, लेकिन कार्बन मोनो छोड़ती नहीं है, जिस वजह से इतना नुकसान होता है कि आपकी डेथ हो सकती है। सो दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं एयर पोल्यूटेंट, क्योंकि हवा में ऐसी गैस, ऐसी शय जो हमारे लिए नुकसानदेह है उसको हम एयर पोल्यूटेंट कहेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की साइंसदानों का मानना है कि 0.05% भी मौजूदगी होगी तो ये एक एयर पोल्यूटेंट कहलाएगी, इतनी थोड़ी सी मिकदार भी, तो लिहाजा ये डेंजरस हो सकती है। इसके अलावा आप गटरों को ढक्कन खोलते हैं तो तब भी बहुत सी कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से बाहर आती है, इसलिए गटर का ढक्कन खोलते साथ ही नीचे नहीं देखना चाहिए कि अंदर क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। तो आपको जो है ज़रा थोड़ा साइड पे हो जाना चाहिए, और अंदर से जो जहरीली गैसें हैं गटर में से निकल रही हैं इनको निकल देने चाहिए ताकि बाद में आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल प्यारे बच्चों ये किया जा रहा है कि द फिनोमिनन ऑफ विच नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा फिनोमिनन जो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करने देता, यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है स्टूडेंट्स के हमारी पूरी ज़मीन गर्म हो रही है बिकॉज ऑफ सम बैड गैसेस जो कि शायद हम गाड़ियों से और फ्यूल की बर्निंग से पैदा कर रहे हैं, तो ये गैसेस नहीं हम पैदा करनी चाहिए हमें। तो कौन सा फिनोमिनन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता? ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा उतनी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ओजोन की कमी से भी ये काम हो रहा है, ओजोन की कमी से डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़मीन के अंदर आ जाएंगी और पूरी ज़मीन का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन करने से भी ये मसाइल होते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में ज़्यादा रह जाती है, बिकॉज पौधे इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लाइफ गैस लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो लिहाजा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एक इतना ज़बरदस्त प्रोसेस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, क्योंकि ये बेसिकली लाइट की मदद से ऑक्सीजन बनाने का अमल है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का, यानी ग्रीन हाउस गैस को कम करने का अमल। और ग्रीन हाउस गैस अगर कम हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग तो कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही ना। तो लिहाजा फोटोसिंथेसिस डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द ग्लास एंड स्टेरोफोम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ग्लास और स्टेरोफोम क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्लास और स्टेरोफोम हैं, तो प्यारे बच्चों ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि कुदरती लिहाज से आप ग्लास को कहीं रख दें तो ये सारी ज़िंदगी काफ़ी साल पड़ा रहेगा। स्टेरोफोम हो या पॉलीथीन हो, एक स्टेरोफोम है और एक पॉलीथीन शॉपर वगैरह जिसको हम कहते हैं, और ये थर्मोपोल है प्यारे बच्चों। ये स्टेरोफोम है, इसको हम थर्मोपोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो होते हैं ये झाग कहते हैं, वाइट झाग भी कहते हैं इसको। तो या उन्होंने नया फ्रिज लेकर आओ तो वाइट से इसके ऊपर साइड पे लगे होते हैं, दैट इज़ स्टेरोफोम। या कोई नए बर्तन जूसर मशीन आए तो उसके साथ ये लगे हुए मिलते हैं आपको। तो ये अगर आप ज़मीन में दबा दें तो ये लाखों साल भी दबाए रखें तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समंदर में फेंक दें तो तब भी ये टॉप पे रहते हैं, और इवन मछलियों के मरने का बाइस बन जाते हैं। तो लिहाजा ये होते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। सो बी ऑप्शन पे टिक लगा दें। प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट है। द अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस कैन यू रीजनेबली कंट्रोल। कौन सी ग्रीन हाउस गैस को आप कंट्रोल कर सकते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? वाटर वेपर्स को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या मीथेन को कंट्रोल कर सकते हैं? या फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड को आप कंट्रोल कर सकते हैं? तो इनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल लेवल हम कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मतलब जलने का अमल कम करेंगे, और इसके अलावा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं उनको अगर आप बर्निंग को कंट्रोल कर लें, और इसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पे लिखा कि अमाउंट ऑफ विच ग्रीन हाउस गैस यू कैन रीजनेबली कंट्रोल। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। तो लिहाजा अगर बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर है तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आपका जवाब डी ही होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और इसको आप रीजनेबली कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कम कर दें, जंगल ना काटें, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा आई विल गो फॉर द डी ऑप्शन। सो डी इज़ द राइट आंसर।
सो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अब शॉर्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। पहला सवाल किया जा रहा है व्हाट आर द मेन एयर पॉल्यूटेंट्स। तो स्टूडेंट्स पहले सवाल का जवाब है कि हमने जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हवा में आलूदगी करते हैं उनके नाम बताने हैं। तो आपको पता ही है कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है और सल्फ़र डाइऑक्साइड इवन ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है लेकिन ये हवा में ज़्यादा हो जाए तो एसिड रेन करता है। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ले लो, उसमें मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड ले लो, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स के तौर पे, क्योंकि ये भी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एसिड रेन बना सकते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं क्योंकि ऊपर ओजोन पे जाके उनको डैमेज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो नीचे आ जाती हैं तो ख़तरनाक हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही नॉमिनेट होंगी। अगला सवाल किया जा रहा है नेम द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में कौन कौन से तेजाब होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे तेजाब जो हैं दे आर बेसिकली द मेन एसिड रेन एसिड्स स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला सवाल है जी ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? ओजोन लेयर की क्या अहमियत है? ओजोन लेयर आपको पता है कि लिविंग थिंग्स को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। कुछ सूरज से ना बड़ी ख़तरनाक शुआएं आ रही हैं तो ओजोन उनसे हमारी बचत करवा देती है। उसके बाद जनाब अगला सवाल किया जा रहा है और 3R क्या है? 3R स्टैंड फॉर, तो 3R का मतलब होता है बेसिकली रीड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। ये आपने कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी 3R। उसके बाद है जी द राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 3 सच प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसी 3 प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जो रिसाइकल की जा सकती हैं। उनमें प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास, स्टील केन्स, ये सब रिसाइकिल किए जा सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है नेम कॉमन मेथड्स विच आर यूज फॉर दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी ये जो हम कूड़ा वगैरह सॉलिड वेस्ट बाहर निकालते हैं तो इसके कॉमन मेथड्स बताएं कि ये कैसे मैनेज किए जाते हैं। यानी अगर हम यहाँ से इनको भेज देते हैं शहर से तो ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये लैंडफिल का काम करते हैं, यानी हम इनको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, दफना देते हैं। और इसके अलावा इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग के अमल से भी गुजरते हैं ये सारे सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड मटेरियल। इंसिनरेशन क्या होता है कि हम इसको जला देते हैं, इस सॉलिड वेस्ट को किसी कंपनीज़ के साथ ठेका वगैरह किया होता है उनको दे देते हैं और उनको जला देते हैं और उनको राख वगैरह बना के फिर इसको एज अ फर्टिलाइज़र्स किसी खेतों वगैरह में फेंक देते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे की जाती है। लेकिन इंसिनरेशन एक बड़ा ख़तरनाक है, बड़ी डेंजरस गैसें पैदा होती हैं और स्पेशली हवा आलूदा होती है और स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसिनरेशन को इतना पसंद नहीं किया जाता, बहरहाल की जाती है। उसके बाद रिसाइकलिंग मतलब सारे शापर वगैरह और बॉटल्स वगैरह लहदा लुदा करके, कागज़ लहदा करके दोबारा रीयूज़ कर सकें। आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रिसाइकलिंग ही होना चाहिए। प्यारे बच्चों आगे अगर हम चलें तो आगे हम सवाल करते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स अगला सवाल किया जा रहा है हाउ डज ओजोन डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो ओजोन अगर कम हो रही है, डिप्लीशन का मतलब होता है कम होना, ओजोन जो है ये कम हो रही है तो ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसे कर रही है? ओजोन के कम होने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है? तो ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीच द अर्थ एंड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो आके टकरा रही हैं ज़मीन के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ, और क्या हो रही है कि एटमॉस्फेयर का और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा रही हैं। और डेफिनेटली उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्लेशियर्स हैं, बर्फीला पानी है वो सारा पिघलेगा और फिर जो लैंड सूखा है वो दोबारा, जो आइलैंड्स हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो सारा पानी समंदरों में जाएगा और समंदर भर जाएंगे और फिर आइलैंड्स वगैरह जैसे श्रीलंका है, जैसे इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज हैं, पाकिस्तान का कराची है, ये सब क्या होंगे पानी में डूब सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट है, जैसे आपको अभी तक मैंने यही बताया सारी एक्सरसाइज में। तो फ्रॉम वेयर डज इट एंटर द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में कहाँ से घुस जाता है, कहाँ आ जाता है, मतलब हवा में कैसे आ गया? तो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बोल रहे हैं आप इसको, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको आप सल्फ़र डाइऑक्साइड बोलेंगे। सो कट दिस। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बेसिकली जो है कह लो कि बर्निंग ऑफ कोयले से हवा में आता है। अगर आप कभी गौर करें जब आप कबाब वगैरह बना रहे होते हैं कोयले के ऊपर तो बड़ा वाइट कलर का धुआं सा निकल रहा होता है वहाँ से, तो समझ लें वहाँ पे सल्फ़र की ऑक्साइड्स बन रही हैं और वो हवा में, आपको पता है ब्लोअर सा लगाया होता है उन्होंने, वो सारा फेंक फेंक के दूर तक जा रहा होता है। और इवन आप रास्ते में गुजर रहे होते हैं, आपकी नाक को वो धुआं पड़ता है और आपको खाने को दिल करता है कबाब वगैरह, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसी के अंदर होती है प्यारे बच्चों। बहरहाल ये ख़तरनाक है।
और इसके अलावा ऑयल इन द फैक्ट्रीज, अगर आप ऑयल जला रहे हैं, ऑयल की बर्निंग भी करें ना, कभी आपने देखा अगर आपने ऑयल जलाएं तो कितना धुआं सा पैदा होता है, दैट मेक्स द आइडिया। उसके बाद चलते हैं बच्चों, बात करते हैं अब आपसे 4.3 क्वेश्चन की। प्रीवियसली हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो थे वो कर लिए, और अब जो 4.3 क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। यानी कि एडवर्स का मतलब होता है कि खतरनाक, मुज़र इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का मतलब असरात होता है, मुज़र असरात बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पर। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द ह्यूमन ऑर्गन्स। तो स्टूडेंट्स इतना लेंथी को आंसर तो नहीं है इसका, लेकिन जो भी इसके वर्ड्स हैं वो आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। पहले जी, इट कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट ऑल्सो बेंड्स हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यानी ये आपके सर में दर्द लगा देगा, आपका ब्रेन डैमेज कर सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, यानी आपको सांस लेने में मसाइल आ सकते हैं। एंड इट ऑल्सो बेंड्स दी हीमोग्लोबिन, या आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उनके साथ हीमोग्लोबिन को अटैच करने से रोक सकता है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन पे अटैच होता है, लेकिन कार्बन मोनो अटैच हो सकता है, तो दैट इज़ डेंजरस थिंग कि कार्बन मोनो फिर हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और इसके अलावा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी कम हो जाएगा। डेफिनेटली जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनो लगा होगा तो ऑक्सीजन फिर कैसे कैरी होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम तो ऑक्सीजन कैरी करना होता है ना। तो ऑक्सीजन तो लग गया, ऑक्सीजन तो लगेगा नहीं क्योंकि कार्बन मोनो लगा हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनो कैरी करेगा तो मसला किसको आएगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाएगी, और फिर डेफिनेटली आसपास के सेल्स में भी कमी वाक़या हो जाएगी, और एज अ होल बॉडी जर्द पड़ने लग जाएगी, पीली सी बॉडी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज के कार्बन मोनोऑक्साइड के एडवर्स इफेक्ट्स हैं सारे के सारे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमिना एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि आपने कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करना है। ये जो नीचे आपको हेडिंग्स दी जा रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, फिर एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन, इन सब के जो हैं हमने आपको बताने हैं, फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। सो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम आपसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कि बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनकी वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जब हमारे इर्द गिर्द के माहौल में ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर डेफिनेटली वो सूरज से आने वाली रोशनी को क्या कर लेती हैं, ज़्यादा अच्छा रोक लेती हैं, जिससे इर्द गिर्द का माहौल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। नो डाउट अगर ये कुछ ज़्यादा हो जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेज तो फिर पूरे अर्थ का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, और अर्थ टेम्परेचर जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। सो इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर, ये सेंटेंस रहेगा। सो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि हमारा पूरा अर्थ जो है वो गर्म रह सकता है। उसके बाद अगला है जी ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो उसके बारे में खुद पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग अब क्या है। डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ और अर्थ यानी ग्लोब जो है वो पूरा का पूरा गर्म होने लग गया। सो दिस कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। इफेक्ट क्या होगा कि जो आपको पता है जो हमारे पोलर रीजन्स के अंदर आइस है, पूरे समंदरों में भी आइस है, यू नो, तो वो सारी जमी हुई है। तो वो सारी क्या होने, माउंटेन्स के ऊपर कितनी है, K2 का पहाड़ आपने कभी तस्वीरों में भी देखा हो तो उस पर वाइट कैप्स नज़र आते हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, वो सब क्या होने लग जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, और फिर सारी पिघल कर तो समंदरों में आके गिरेगी। समंदरों का लेवल ऊपर, कराची डूब जाएगा। तो कराची को अगर आपने डूबने से बचाना है, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो आपने ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कम करना है। यानी आपने बर्निंग कम करनी है, गाड़ियाँ कम चलानी हैं, और इसके अलावा जो एरोसोल स्प्रेज होते हैं उनसे बचना है। सो रिजल्ट्स इन फूड, तो सी लेवल राइज कर जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, फ्लड, जो फूड में फूड लिख दिया यहाँ पर गलती से, यहाँ फ्लड लिखना था। तो स्टूडेंट्स फ्लड आएगा यहाँ पे, यानी कि फ्लड होगा, फिर सैलाब आएंगे ना, जब सारी ऊपर, जैसे पाकिस्तान में सैलाब आया अब इन दिनों में, आपने देखा पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, तो बेचारे लोग बड़े परेशान थे और वो सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ। तो ये स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हुआ पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के पास ऊपर पता है जनूबी साइड पे ऑन दी नॉर्दर्न एरियाज़ कितने ज़्यादा पहाड़ है, तो उनकी बर्फ़ पिघल जाती है और फिर सैलाब की शक्ल में सारा पानी नीचे आता है और फिर आसपास के इलाकों को क्या करता है, तबाह करता है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। सो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और ये भी एक इसका इफेक्ट रहता है कि हमारा
जो एक माहौलियाती तब्दीलियाँ आ जाती हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। सो अगला उन्होंने जो हमें कमेंट दिया है, एक टर्म दी है, एक टर्मिनोलॉजी दी है, दैट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन का क्या नुकसान है? तो जैसे कि पहले बच्चों आपको पता है एसिड रेन कैसे होती है कि जो हवा में सल्फ़र डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, ये सब क्या करती हैं, पानी से मिल जाती हैं। ये पानी से मिलने के बाद एसिड्स बनाती हैं। जैसे कि मैं एक इक्वेशन में आपको दिखा सकता हूँ, वाटर ने सल्फरस ऑक्साइड से मिला और इसने फिर H2SO4 बना दी, यानी कि H2SO4 या H2SO3 बना दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, सल्फरस एसिड बन जाएगा। तो दैट इज़ क्वाइट डेंजरस, ये एसिड रेन बनाएगी। इस तरह से आप ये SOX की जगह NOX लिख सकते हैं, और H2O जब NOX से मिलेगा तो H2 या HNOX बना देगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो एसिड्स बन जाते हैं, और एसिड्स बनने के साथ साथ जो है क्या नुकसान होता है कि हमारी जो क्रॉप्स हैं और जो रिवर्स हैं, एक्वेटिक लाइफ है, ये सब डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े नुकसान होते हैं। मलेरिया बढ़ जाता है, आपकी किताब में यहाँ लिखा नहीं है। तो रिवर्स के अंदर पानी सारा एक्वेटिक एसिडिक हो गया तो सारी डेफिनेटली एक्वेटिक लाइफ तबाह हो गई। और पॉन्ड्स के अंदर भी होता है ना, पॉन्ड जो दो पहाड़ों के दरमियान या पानी का कोई ज़ख़ीरा छोटा मोटा तालाब वगैरह। सो एसिड रेन्स डिस्ट्रॉय द लीव्स ऑफ द ट्रीज, और आपके जो पत्ते हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। सो मलेरिया बढ़ जाता है, याद रखिएगा एसिड रेन से। ओजोन डिप्लीशन से भी मलेरिया बढ़ता है। सो ये सारे मसाइल हैं। तो स्टूडेंट्स, और एसिड रेन्स के इफेक्ट्स और हैं ज़रा। एसिड रेन जो है वो आपको मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर स्टोन्स को भी डेफिनेटली बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो पुरानी जो बिल्डिंग बनी है, ताजमहल वगैरह बना हुआ है, एसिड रेन ताजमहल पे होगी तो ताजमहल तो गया ना पानी में, ख़राब हो जाएगा। सो क्रॉप्स डू नॉट ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल, जब क्रॉप्स मतलब फसलें वगैरह नहीं ग्रो करेंगी, भी एसिड रेन हो जाएगी सारी, आपको पता है लैंड ख़राब हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन अगर कम हो जाती है, यानी जो O3 आपको मैंने बताया था कि गैस है जो जिससे आसमान नीला नज़र आता है, ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे गैस मौजूद है। तो अगर ये गैस कम हो जाती है तो फिर क्या होता है? तो ओजोन के कम हो जाने से प्यारे बच्चों क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जो हैं ये वजह बनते हैं ओजोन को तबाह करने की। तो इससे क्या होगा कि ओजोन डिप्लीशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आना शुरू हो जाएंगी और अर्थ पे आकर वो स्किन कैंसर तक कॉज करेंगी। इसके अलावा अर्थ का टेम्परेचर भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ाना शुरू कर देंगी, ये भी ख़तरनाक रहेगा। सो उसके बाद चलते हैं 4.5 क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों 4.5 में सवाल किया जा रहा है, आपने कुछ सोर्सेज बतानी है एयर पोल्यूशन की, जो लोकेलिटी एंड सजेस्ट द वे टू रिड्यूस द पोल्यूशन प्रोड्यूस फ्रॉम दीज सोर्सेज। और फिर हमने बताना भी है कि इन सोर्सेज से पोल्यूशन वगैरह जो है वो कैसे कम की जा सकती है। तो एयर पोल्यूशन आती कहाँ से है? पहले तो ये देखें सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये आती है जनाब गाड़ियों के धुएं से। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करती है, भट्टे वगैरह ईंटों के होते हैं ना, देखा होगा तो किस तरह वो उनकी चिमनी से धुआं निकल रहा होता है, वो एक इंडस्ट्री है ना, वो भी एक। या फिर आपने कोई फैक्ट्री देखी होगी कभी, केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री, वो भी गंदी गंदी केमिकल्स को हवा में फेंकते हैं। सो क्लोरोफ्लोरो एरोसोल स्प्रे से आते हैं। क्लोरोफ्लोरो भी आपको पता है बड़े ख़तरनाक है, मैंने आपको बड़ा इंट्रोड्यूस करवाया क्लोरोफ्लोरो के बारे में इस चैप्टर के अंदर। रोटिंग वेजिटेशन, यानी ये जो फसलें तबाह हो जाती हैं। कभी आप देखा होगा बहुत सा गला सड़ा सब्ज़ी मंडी में सामान पड़ा हो ना, वहाँ इतनी गंदी स्मेल होती है कि आप वहाँ से गुजर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मंडियों में आपने कभी शायद ये एक्सपीरियंस किया हो, तो वो रोटिंग वेजिटेशंस होती हैं वहाँ पे, यानी कि कोई सब्ज़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं। इस तरह कोई फसलें भी ख़राब हो जाएँ, कोई गल सड़ जाएँ, तो वहाँ पे भी बहुत सी एयर पोल्यूशन पैदा होती है। सो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल ये किया जा रहा है कि मेथड्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब क्या मतलब बात की जा रही है कि इसको हमने कम भी तो करना है ना, तो कैसे क्या करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर की जाए एंड शुड इंस्टेड पर्सनल गाड़ियाँ ना इस्तेमाल करें, लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, और सल्फ़र में ना हो जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लेड ना हो, लेड का सिंबल होता है PB, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होंगे तो फिर ये ख़तरनाक है। सो उसके बाद आगे हमारे पास ये लेड से तो इंसान पागल भी हो सकता है प्यारे बच्चों। लेड अगर हवा में हो ना, उसमें सांस लेना शुरू कर दें तो तकरीबन 2-3 साल के अंदर अंदर आप पागल हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके न्यूरॉन्स को लेड डैमेज कर देता है। तो देख लें लेड वाला फ्यूल कितना ख़तरनाक है। आपको याद है पुराने ज़माने में गाड़ियाँ होती थी और उनसे काला काला धुआं निकलता था बहुत ज़्यादा। अभी भी कोई ट्रक या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें काला काला फुल, यानी उन्होंने लेड डाला होता है फ्यूल के अंदर। तो लिहाजा अगर उन्होंने लेड डाला हुआ तो फिर लेड तो आपको भाईजान अक्लमंद कर देगा, बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ, ख़राब कर देगा आपके ब्रेन को। फैक्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम दी अर्बन एरियाज़, यानी कि शहरों से फैक्ट्रीज़ कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जानी चाहिए, आसपास नहीं रहनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ मीन के जो शहरी इलाके हैं।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट शुड बी यूज, एरोसोल स्प्रेज में कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं रहना चाहिए, खतरनाक होते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, और जंगलों को काटना जुर्म बन जाना चाहिए। अवॉइडेड मीन रोकना चाहिए इसको, और नहीं होनी चाहिए डिफॉरेस्टेशन, अगर होगी तो बड़ा काम ख़राब रहेगा। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स 4.6 क्वेश्चन ये किया जा रहा है, सजेस्ट व्हाट कैन फॉलोइंग कम्युनिटीज़ टू डू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये फॉलोइंग कम्युनिटीज़ क्या कर सकती हैं ताकि ये एयर पोल्यूशन को कम कर दें, जिनमें नो डाउट स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, फार्मर्स की कम्युनिटी है, फैक्ट्री के ऑनर्स हैं, साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को अच्छा साफ रख सकते हैं। दे कैन मेक अवेयरनेस अमंग पीपल टू रिड्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटेनिंग विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोक सकते हैं कि भाई ये ना फेंको, ना शापर वगैरह का इस्तेमाल बंद करवा सकते हैं दुकानों में। इसके अलावा बाय प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और ये नए पौधे लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो यंग बंदे होते हैं भाई, उनमें तो बड़ी ताकत होती है, ये बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे स्टूडेंट हैं भाई, आप तो कोई प्लांट्स नहीं लगाते, आप तो लोगों को नहीं बताते ख़तरनाक केमिकल्स के बारे में। और क्या आपने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कोई इकदाम किए? हाँ, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है भाई, यू आर बैड स्टूडेंट। अगर आपने ऐसा इनमें से कुछ एक काम भी किया हुआ, चलें आज मैं डिक्लेयर कर देता हूँ आपको अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आप तो कहेंगे सर मैंने तो एक भी काम नहीं किया इसमें से। लिहाजा प्लीज़ आप प्लांट्स लगाएं अगर आपके पास अवेलेबल है कोई जगह, या फिर आप कम से कम अवेयरनेस तो फैला सकते हैं ना लोगों में कि भाई चीज़ों को सही करो, ऐसे न मत करो। और बाय कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, और अपना माहौल, अब आप सोच रहे होंगे सर इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करें। तो भाई इन्वायरमेंट को क्लीन ऐसे कर सकते हैं कि आप फॉसिल फ्यूल बर्निंग ना करवाएं, कारों का इस्तेमाल ना करें। अपने बाबा कहें हम आज साइकिल पर जाएंगे या पैदल जाएंगे, हमने कोई चीज़ खाने जाना है, तो बजाय कि वो कार पे जाएं या बाइक पे जाएं, तो दोनों हिस्सों में पेट्रोल जलता है भाई, पेट्रोल से इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है भाई, तो ये चीज़ों का इकदाम करें ना। चलें जी आगे चलते हैं, फार्मर्स की तरफ चलते हैं। फार्मर्स क्या कर सकते हैं? फार्मर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पौधे लगाकर हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा फील्ड्स को ग्रीन करके, पूरा साल ग्रीन रख के ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बना सकते हैं ताकि पोल्यूशन को कम करें। अगर फार्मर्स के पास कोई ऐसी जगह है तो उनको ये काम करने चाहिए जी। तो प्यारे बच्चों चलते हैं फैक्ट्री ऑनर्स की तरफ। फैक्ट्री ऑनर्स क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री ऑनर्स को चाहिए कि वो क्या करें, वो कम से कम प्रोडक्शन ऑफ स्मोक पॉइजनस गैसेज होगी ना, इसमें कार्बन मोनो, कार्बन डाई, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको बस उनको रोक देना चाहिए। अल्लाह के बंदो तुम ये काम मत करो, ये गैसेस बनाने वाले केमिकल्स को ना बनाओ ताकि हमारा माहौल ख़राब ना हो। तो फैक्ट्री ऑनर्स को सोचना चाहिए। लेकिन यू नो समटाइम कुछ फैक्ट्री ऑनर्स बड़े ख़तरनाक होते हैं, दे आर वैसे बैड पीपल, यू नो, और लोगों का ख्याल नहीं करते हैं। उनको पकड़ लेना चाहिए जाके, आए भाई इधर बैठे टेबल पे क्या काम कर रहे हैं, ऐसे मत करें। चलें जी अगला देखते हैं हेडिंग, दैट इज़ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए क्या हुक्म है जी? साइंटिस्ट को होना ये चाहिए कि उनको इन्वेंटिंग ऐसी मशीनें इन्वेंट करनी चाहिए जिससे हेल्प करें, फैक्ट्री ऑनर्स को हेल्प कर सकते हैं टू प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन। इसके अलावा बाय मेकिंग सच फ्यूल्स विच प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, ऐसा कोई फ्यूल ईंधन बना दें साइंटिस्ट जिससे लेस पोल्यूशन हो, तो ये यू नो साइंटिस्ट भी हेल्प कर सकते हैं हमारे माहौल की। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 4.7 की तरफ, कि 4.7 में क्या सवाल किया जा रहा है। 4.7 में प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ। डिफॉरेस्टेशन का आप सबको पता होगा कि ये जंगलों की कटौती है, और इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट्स ख़त्म हो गए, रहने की जगह वाइल्ड लाइफ कोई जंगली शेर वगैरह या कुछ भी ऐसे जंगली जानवर को वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब है कि जंगली ज़िंदगी, तो उनके हैबिटेट्स ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयमेंट तबाह हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सटिंक्शन यानी कि नापैद ख़त्म ही हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन रेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्रीज, कि ताकि उनकी ख़त्म होने की हो जाएगी। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन से ऐसे जानवर हैं जो नापैद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं? आपको याद होगा ये जो हमारी इंडस में एक डॉल्फिन जो है मूव करती है, इसका नाम इंडस डॉल्फिन है, ये भी बड़ी हद तक कम हो रही है और ये नापैद हो जाएगी आने वाले वक्त में। ये इंडेंजर्ड कहलाती है, इंस्टिंक्ट नहीं मैं कहूँगा। इसके अलावा पांडा ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में से। इसके अलावा और बहुत से जानवर हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 4.8 की तरफ जल्दी से चलते हैं। 4.8 में ये सवाल किया जा रहा है, 4.8 में सवाल किया, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंजेस कैन अपीयर बाय डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल काट देंगे तो क्या माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा होंगी। तो अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि हवा में नमी की कमी हो जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, पानी होगा नहीं, और हवा में बादल कम बनेंगे।
इज रिड्यूस विच रिजल्ट इन लेस रेन। बादल ही नहीं है तो फिर बारिशें भी कम होगी ना। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा जनाब डिफॉरेस्टेशन करने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। पता है क्यों? कि ग्रीन हाउस गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जंगल ही ख़त्म करता है ना। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले जाता है और फिर ऑक्सीजन निकाल के बाहर निकाल देता है। तो जिससे क्या होता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है जंगलों की वजह से। तो जंगल एक किस्म के फेफड़े हैं हमारी ज़मीन के। तो अगर आप फेफड़े ख़त्म कर देंगे तो फिर फेफड़ों के बगैर तो ज़िंदगी फेफड़ी ही रह जाएगी। तो लिहाजा हम जस्ट रियली जोकिंग। तो फेफड़े जो हैं यानी कि जंगल, इनको मत ख़त्म करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज इस वीडियो की बुनियाद पर। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों 4.9 सवाल की तरफ चलते हैं। सजेस्ट वेज फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के प्रॉपर तरीके क्या हैं? तो प्यारे बच्चों लैंडफिल जो हैं इनको डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। लैंड फिलिंग से हम सॉलिड वेस्ट, हमें आगे पेज नंबर 56 पे सारा आंसर लिखा हुआ है, मैंने पहले समझा भी दिया लेक्चर के दौरान। इंसिनरेशन जो है वो करनी पड़ती है समटाइम्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और इसके अलावा आपको ये रिसाइकलिंग से गुजरना पड़ता है। रिसाइकलिंग जो है एक ऐसा मेथड है जिससे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो 3 बड़े मेथड हैं, या बस आप ये लिख लें। इसके अलावा रिसाइकलिंग का कुछ यहाँ पार्ट लिखा हुआ है, कुछ अगले पेज पे है, वो आप देख लीजिएगा। चलें आपको शो कर देते हैं। सो लुक एट दैट, ये इसका लास्ट पार्ट है जी। प्यारे बच्चों 4.10 की तरफ चलते हैं। 4.10 में सवाल किया जा रहा है रिसाइकलिंग इज़ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। यानी रिसाइकलिंग जो है एक अच्छा तरीक़ाकार है जिससे आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, बचाए रखना। तो प्यारे बच्चों रिसाइकलिंग एक अच्छा मेथड है कंजर्व करने का नेचुरल रिसोर्सेज को। तो आप यही लिख लो यहाँ से कि रिसाइकलिंग जिस तरह प्लास्टिक आइटम्स हैं, इनमें सब ये बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन बैग्स, ग्लास, पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, केन्स, कॉपर वायर्स, ये सब कलेक्टेड सेपरेटली कर लो इनको। और इस तरह क्या होगा कि मेल्ट करके, मोल्ड करके दोबारा प्रोडक्ट्स बना सकते हो, और इस तरह अगेन यूज़ कर सकते हो ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए। और स्टूडेंट्स देखो आप नेचुरल रिसोर्सेज भी बचा लोगे, क्योंकि एल्यूमिनियम और इवन कोई जो स्टील है ये हम ज़मीन से निकालते हैं ना, तो बार बार ज़मीन से हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इन्हीं को बार बार जो इस्तेमाल करी जाएंगे, तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व हो जाएंगी। प्यारे बच्चों 4.11 सवाल किया जा रहा है कि व्हाट शुड वी डू टू अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स अब इसका जवाब यही आप लिख लें यहाँ से, ये मैंने पहले भी आपको समझा दिया था। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और 3R आपको पता ही है, द रिडक्शन एंड रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग, यही 3 मेथड्स होते हैं। सो इसको 3R को आपने भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट्स 4.12 की तरफ आप चलते हैं। कंट्रोलिंग द पोल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। आपको पता है पोल्यूशन को रोकना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, द ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप किसी इनफरादी फ़र्द को क्या मशवरा दोगे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रही हैं इनको क्या मशवरा दोगे, या गवर्नमेंटल बॉडीज़ को क्या मशवरा दोगे कि ये काम कैसे करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को कैसे निभाएं। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 57 की इसका जवाब है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेविंग द अर्थ के प्रोजेक्ट के अंदर रहते हैं, तो आप ये सब चीज़ें ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ये सब लोग अगर ये अडॉप्ट करेंगे ये मेथडोलॉजीज़, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इन मेथडोलॉजीज़ की मदद से जो है आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा एक अच्छी गवर्नमेंटल बॉडी बन सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बॉडी, जो कि पोल्यूशन में अपना किरदार अदा कर रही है, कम करने के लिए, ना कि कंट्रोल करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। सो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। मैंने लेक्चर के दौरान समझा दी सारे पॉइंट्स, आप उनको प्रॉपरली वहाँ से देख लें। सो दैट्स इट। लेक्चर्स के सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, थम्स अप उसके लिए, अगर नहीं तो अभी फ़ौरन कर लें। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर करें, उनके ग्रुप में सेंड कर दें, ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं सारे आंसर्स के साथ और समझ भी लें। और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी